हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अपना मॉक टेस्ट का यानी टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा टेस्ट नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यह आपके लिए ARO के एग्ज़ाम में भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज उससे आगे देखते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। यानी इनमें से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी को तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन है ए लेमन ग्रास, ऑप्शन बी कांग्रेस ग्रास, ऑप्शन सी नट घास और ऑप्शन डी एलिफेंट घास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेमन ग्रास। लेमन ग्रास से एक तेल निकलता है जिसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है नदियाँ और दूसरी तरफ है उनका मुहाना कि वो कहाँ प्रवाहित होती है। ए है हमारी लीना नदी। लीना नदी आर्कटिक सागर में गिरती है, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारी आमूर नदी। आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, तो बी का है हमारा 4। सी है हमारी टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में गिरती है, तो सी का है हमारा 1। और डी है माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 4, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लीना नदी ये रूस की नदी है, आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में गिरती है और माही नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सही है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। चीन संसार का अग्रणी कोयला उत्पादक देश है। कथन नंबर 2 है, यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो डोनेट्स बेसिन है वो यूक्रेन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कथन नंबर 3 है, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो जर्मनी का सार क्षेत्र है वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और कथन नंबर 4 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है अपलेशियन प्रदेश में, तो हमारा सही आंसर होगा सभी कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है हड़प्पीय पुरा स्थल और दूसरी तरफ है उनके स्थान। ये वो किस नदी के किनारे स्थित है। ए है हमारा दधेरी। दधेरी हड़प्पाई पुरा स्थल है, पर्वती हड़प्पाई स्थल दधेरी हरियाणा में है और ये एक पर्वती हड़प्पाई पुरा स्थल है, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है, तो बी का है हमारा 1 और लोथल गुजरात में है। सी है हमारा दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित स्थल है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा पैठन। पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित स्थल है, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2 यानी दधेरी परवर्ती हड़प्पाई स्थल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित स्थल है, और पैठन ये भी महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित स्थल है। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2। 3, 1,
4-2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ एक तरफ दिए गए हैं मात्रक और एक तरफ दी गई हैं भौतिक राशियाँ। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए है कार्य। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है बल। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है दाब। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, ना कि डाइन, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ऑप्शन है ए निर्वात में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी जल में और ऑप्शन डी इस्पात में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इस्पात में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। और ये आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना अधिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था, ना कि अग्नि को, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे, ना कि विदेह के, जबकि विदेह के शासक थे राजा जनक। तो ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, ऋग्वेदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में जो निष्क था वो एक गले का हार था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उससे संबंधित 2 कथन हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है हंगरी के कैटालिन कारिको और अमेरिका के डू वीसमैन को संयुक्त रूप से, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, उन्हें यह नोबेल पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। इन्हें पुरस्कार दिया गया था mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन है ए चारवाक दर्शन, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी जैन दर्शन और ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चारवाक दर्शन। भारत के चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है ए प्राकृत, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया और ऑप्शन डी मुइजुद्दीन गौरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया था वो लाहौर से ही शासन किया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित शासक। ए है हमारा रणथंभौर, रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, तो ए का है हमारा 3। बी है चित्तौड़, चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, तो बी का है हमारा 4। सी है देवगिरी, देवगिरी के शासक थे राजा राय रामचंद्र, सी का है हमारा 2। और डी है गुजरात, गुजरात के शासक थे कर्णदेव, डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, देवगिरी के शासक थे राजा राय रामचंद्र और गुजरात के शासक थे कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय से संबंधित थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। ये किस वंश के समय से संबंधित थे, यानी किस वंश के दरबार में रहते थे? ऑप्शन है ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश और ऑप्शन डी शुंग वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार में रहते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल यामनी, जिसे हम तारीख यामनी भी कहते हैं, किताबुल यामनी का लेखक था। ऑप्शन है ए उतबी, ऑप्शन बी चंदबरदाई, ऑप्शन सी हसन निजामी और ऑप्शन डी फिरदौसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उतबी। किताबुल यामनी के लेखक थे उतबी और उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर और ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था 11 दिसंबर को, और 2023 की अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम थी रीस्टोरिंग द माउंटेन इकोसिस्टम। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अधिकारी और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित कार्य। तो ए है हमारा दीवान-ए-तन, दीवान-ए-तन अधिकारी होता था जागीर और वेतन को देखने वाला, तो ए का है हमारा 3, दीवान-ए-तन होता था जागीर और वेतन की देखभाल करने वाला अधिकारी। बी है मुस्तारफी, मुस्तारफी होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला, तो बी का है हमारा 4। सी है मुशरिफ, मुशरिफ होता था कार्यालय को संभालने के लिए, सी का है हमारा 1। और डी है वाकियानवीस, वाकियानवीस होता था प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला अधिकारी, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दीवान-ए-तन होता था जागीर और वेतन को देखने वाला अधिकारी, मुस्तारफी होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी,
मुशरिफ होता था कार्यालय को संभालने वाला अधिकारी, और वाक्यान 20 होता था प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ट जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ना कि शाहजहां के शासनकाल में, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है वह पुर्तगाल का था, तो ये कथन भी हमारा गलत है। वह डच यात्री था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच यात्री था, ना कि पुर्तगाल का यात्री था, इसलिए हमारा कथन नंबर 2 भी गलत है। हमारा सही आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सही है। हमारा सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संत और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित सिलसिले यानी संप्रदाय। किस संत के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो हमें मिलाना है। ए है हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी, तो ए का है हमारा 2। बी है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई थी, बी का है हमारा 3। सी है अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा कादिरिया सिलसिले की स्थापना की गई थी, सी का है हमारा 4। और डी है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की गई थी, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी। शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई थी। अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा कादिरिया सिलसिले की स्थापना की गई थी। और बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। एक तरफ है 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर और दूसरी तरफ है उनके घोषणाकर्ता। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हेल्यूसिनेट। हेल्यूसिनेट को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। हेल्यूसिनेट को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी है रिज। रिज को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा, ना कि मारियन वेबिस्टर डिक्शनरी के द्वारा। ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी है कोजिलिप्स। कोजिलिप्स को मैकबरी डिक्शनरी के द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ये भी हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है विदेशी यात्री और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित देश। सबसे पहला है हमारा एथेनेसियस निकितन। एथेनेसियस निकितन रूस के हैं, रूस का विदेश यात्री था, तो ए का है हमारा 2। बी है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी इटली का विदेश यात्री था, तो बी का है हमारा 3।
सी है डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस पुर्तगाल से था, सी का है हमारा 4। और डी है ट्रेवर्नियर, ट्रेवर्नियर फ्रांस का था, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एथेनीसियस निकितन रूस का विदेशी यात्री था, निकोलो कोंटी इटली का, डोमिंगो पायस पुर्तगाल से और ट्रेवर्नियर फ्रांस का विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मुगल काल की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पात माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 2 है अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा, तो ये कथन हमारा गलत है। जो जात पद था वो मनसबदारी व्यवस्था में शुरुआत से ही था, जबकि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में सवार पद को जोड़ा था, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं देय वेतन का निर्धारण किया जाता था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था में जो जात पद था उसके आधार पर व्यक्ति के पद का और उससे देय वेतन का निर्धारण किया जाता था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी और ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1866 ईस्वी। देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ मानव अधिकार दिवस 2023 से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है यह 10 दिसंबर को मनाया गया, तो बिल्कुल सही है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, इसलिए 2023 में भी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया था, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है इस वर्ष इसकी थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मानव अधिकार दिवस 2023 की थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। हमारा सही आंसर है कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है यंत्र यानी उपकरण और दूसरी तरफ है उनका क्या उपयोग है। ए है हमारा अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की सतह से ऊंचाई मापने के लिए, तो ए का है हमारा 1। बी है हमारा लक्स मीटर, लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो बी का है हमारा 2। सी है रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है धुएं का घनत्व मापने के लिए, यानी सी का है हमारा 3। और डी है हमारा कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये बिल्कुल आमने सामने ही सही सुमेलित है। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की सतह से ऊंचाई मापने के लिए, लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है धुएं का घनत्व मापने के लिए, और कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? ऑप्शन है ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी -100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में उसका पठन होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है? ऑप्शन है ए प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन बी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का परिक्षेपण। यानी साबुन के बुलबुलों में जो रंग बन जाते हैं वो किस घटना का उदाहरण है? तो वो उदाहरण है प्रकाश के व्यतिकरण का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुलों में रंग बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है। ऑप्शन है ए 10⁻⁵ ओम, ऑप्शन बी 10⁻² ओम, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 10⁻⁻1 ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। अर्धचालक की जो चालकता 0 होती है वो होती है 0 केल्विन तापमान पर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर जिले में है, ना कि उन्नाव में। इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है ओखला वन्यजीव अभयारण्य। ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ना कि ललितपुर में। तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है सांडी वन्यजीव अभयारण्य। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिले में है। तो ये हमारा सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिले में है। और ऑप्शन नंबर डी है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर जिले में है, ना कि बस्ती में। यह भी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम मित्र यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। यानी परिणाम मित्र जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है दिष्ट धारा यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में परिवर्तित करने के लिए। तो ये कथन हमारा गलत है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है ए समीर शाह, ऑप्शन बी राजेश नाम्बियार, ऑप्शन सी मनीष वी देसाई और ऑप्शन डी KN शांत कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समीर शाह। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में समीर शाह के नाम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है?
कथन नंबर 1 है हमारा, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की छाया पृथ्वी पर, तो जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा प्रतिपदा यानी अमावस्या को ही होता है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। कथन नंबर 3 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है। तो ये कथन हमारा गलत है। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक सीमित क्षेत्र में ही दिखाई देता है, पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा बोरियालिस कहते हैं, जबकि सौर पवनों के कारण दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 और 2 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 51 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।